रात के 2 बज रहे थे और बाहर बारिश इतनी तेज थी जैसे आसमान फट गया हो। बिजली कड़कने की आवाज से पूरा गांव हिल जाता था। सावित्री अपने 5 साल के बेटे मुन्ना को गोद में लिए हुए कीचड़ भरी सड़क पर दौड़ रही थी। मुन्ना का बदन तेज बुखार से जल रहा था। उसकी आंखें आधी बंद हो चुकी थी और सांसें भी तेज चल रही थी। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरे पास अभी सिर्फ 50 रुपए हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ बाकी पैसे जल्दी ही चुका दूंगी। डॉक्टर ने मुन्ना की नब्ज देखी, उसकी आंखों में टॉर्च मारी और गहरी सांस ली। बहन जी, दवाई तो मैं अभी दे देता हूँ, लेकिन अगर आज रात बुखार ना उतरा तो कल सुबह ही शहर के बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा और वहाँ भर्ती करने के लिए कम से कम 5,000 रुपए जमा कराने होंगे। 3 महीने पहले तक सावित्री की जिंदगी कुछ अलग थी। उसके पति महेश गांव के बाहर वाली सड़क पर ट्रक चलाते थे और घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। महेश बड़े सपने देखने वाले इंसान थे। वो अक्सर कहते थे, सावित्री, एक दिन मैं अपना खुद का ढाबा खोलूंगा तुम्हारे नाम का, और तुम्हें कभी किसी चीज की चिंता नहीं करने दूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात तेज बारिश में फिसलन की वजह से ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और महेश इस दुनिया से चली गई। सावित्री अकेली रह गई, अपनी 8 साल की बेटी पिंकी और 5 साल के मुन्ना के साथ। घर का इकलौता सहारा अब महेश की छोटी सी किराने की दुकान बची थी, जो गांव के बाजार के एक कोने में थी। सावित्री की दुकान के ठीक सामने मनोहर सेठ की बड़ी और चमचमाती किराना दुकान थी। मनोहर हमेशा से ही महेश को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा था, क्योंकि महेश की ईमानदारी और मेहनत गांव में मशहूर थी। अब जब महेश नहीं थे तो मनोहर को लगा जैसे रास्ता साफ हो गया। अरे सावित्री बहन, आज भी दुकान खोल ली। एक अकेली औरत का दुकान चलाना यहाँ किसी के गले नहीं उतरता। बेहतर है दुकान बेच दो और कहीं मजदूरी कर लो, कम से कम पेट तो भरेगा। मनोहर भाई, ये दुकान मेरे पति की निशानी है। जब तक सांस है इसे बंद नहीं करूंगी। निशानी से पेट नहीं भरता बहन जी। ग्राहक तो उसी की दुकान पर जाता है जहाँ भरोसा हो, जहाँ मजबूती हो। एक औरत के भरोसे कौन सामान खरीदेगा? ये कहकर मनोहर हंसते हुए अपनी दुकान पर लौट गया और सावित्री बस अपने हाथ मलती रह गई। सावित्री की दुकान पर दिन भर में मुश्किल से 2-3 ग्राहक आते थे और वो भी छोटी छोटी चीजें उधार लेकर चले जाते। उधार का बही खाता भरता जा रहा था, लेकिन वापसी कोई नहीं करता था। एक शाम जब सावित्री घर पहुंची तो पिंकी स्कूल की फीस का कागज लिए बैठी थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। माँ, मैडम ने कहा अगर फीस नहीं आई तो नाम कट जाएगा और मुझे क्लास से बाहर बैठना पड़ेगा। हालांकि उसके अपने मन में भी तूफान चल रहा था। बेटा, कल तक इंतजार करो, माँ कुछ ना कुछ इंतजाम करेगी। तू पढ़ाई से ध्यान मत हटाना। मुन्ना भूख से रोते हुए सावित्री की साड़ी खींच रहा था। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। घर में सिर्फ 2 रोटी बची थी, जो सावित्री ने दोनों बच्चों को खिला दी और खुद पानी पीकर सो गई, इस उम्मीद में कि कल कुछ अच्छा होगा। अगली सुबह सावित्री बहुत जल्दी उठ गई। उसने अपनी किराने की दुकान के बाहर एक कोना साफ किया, पुराना स्टोव निकाला जो बरसों से इस्तेमाल नहीं हुआ था, एक छोटी कढ़ाई ली और दुकान में पड़े मैगी के बचे हुए पुराने पैकेट उठा लिए, जो वैसे भी बिक नहीं रहे थे। माँ, ये क्या कर रही हो? मैगी बेचने वाली हूँ बेटा, तुम्हारे पापा का सपना था, आज से इसे पूरा करूंगी। पिंकी और मुन्ना दोनों की आंखें चमक उठी और वो खुश होकर माँ का हाथ पटाने लगे। पिंकी ने एक पुराने कागज पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा, सावित्री की खास मैगी। मनोहर सेठ ने जब सावित्री की ये तैयारी देखी तो जोर से हंस पड़ा, इतनी तेज कि उसके नौकर भी मुस्कुराने लगे। अरे सावित्री बहन, ये क्या नौटंकी है? एक तो दुकान नहीं चल रही, अब ये 2 मिनट की मैगी बेचकर महारानी बनोगी क्या? यहाँ गांव में मैगी कोई नहीं खाता, ये शहर के बच्चों की चीज है। कोशिश करने में क्या बुराई है मनोहर भाई? बुराई नहीं है, पर तमाशा बहुत है। देखना, गांव वाले हंसेंगे तुम पर, और मैं भी देखता हूँ कितने दिन ये नाटक चलता है। ये कहकर मनोहर अपनी दुकान पर लौट गया और सावित्री ने एक गहरी सांस ली। उसने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो,
वो हार नहीं मानेगी। दोपहर होते होते आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। सावित्री का स्टॉल खाली पड़ा था। घंटों बीत गए और कोई ग्राहक नहीं आया। उसका दिल डूबने लगा। क्या मैंने गलत फैसला लिया? क्या मनोहर सही कह रहा था? पिंकी ने माँ का उदास चेहरा देखा और बोली, माँ, हिम्मत मत हारो, अभी तो शुरुआत है। तभी एक ट्रक बस स्टैंड के पास रुका और भीगता हुआ एक ड्राइवर शेड के नीचे आ गया। भाई साहब, कुछ गर्मा गर्म मिलेगा? बहुत ठंड लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं। सावित्री ने फुर्ती से कढ़ाई में मक्खन डाला, प्याज भूनी और महेश की डायरी में लिखे मसाले डाले। आंखें चमक उठी। जैसे ही महक उठी, ड्राइवर की आंखें चमक उठी। वाह बहन जी, ये खुशबू तो किसी बड़े ढाबे से कम नहीं। ड्राइवर ने पहला चम्मच मुंह में रखा और बोल पड़ा, बहन जी, सच कहूँ तो ऐसा स्वाद मैंने बरसों में नहीं खाया। मसालों का तालमेल बिल्कुल सही है। एक प्लेट और बना दो और जो बचे वो पैक भी कर दो, रास्ते में खाऊंगा। सावित्री की आंखों में पहली बार सच्ची उम्मीद की चमक आई। धीरे धीरे एक के बाद एक 2-3 ग्राहक और आ गए। महक पूरे बाजार में फैलने लगी थी। पिंकी और मुन्ना दूर खड़े अपनी माँ को मुस्कुराते देख खुश हो रहे थे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाच रहे थे। सामने की दुकान पर बैठा मनोहर ये सब देख रहा था और उसकी माथी पर पसीना आ गया। ये कैसे हो सकता है? जो दुकान कल तक वीरान थी, आज वहाँ इतने ग्राहक कैसे जुट गए? कर रामलाल को बुलाया। मालिक मैगी बहुत स्वादिष्ट बनाती है, लोग तारीफ कर रहे हैं। मनोहर का चेहरा गुस्से से। शाम को जब सावित्री घर पहुंची तो उसकी मुट्ठी में पहली बार सच में कुछ नोट थे। माँ, देखो, हमने आज 120 रुपए कमाए। पिंकी खुशी से उछल पड़ी और मुन्ना भी ताली बजाने लगा। बेटा, ये तुम्हारे पापा के सपने का पहला कदम है। कल और भी अच्छा होगा। भगवान पर भरोसा रखो। अगले कुछ दिनों में सावित्री के स्टॉल की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। सरपंच जी खुद चलकर मैगी खाने आए और तारीफ करते हुए बोले, सावित्री बेटी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। ये स्वाद तो दिल जीत लेता है। महेश का सपना सच में साकार हो रहा है। गांव की औरतें भी अपनी सहेलियों के साथ शाम को मैगी खाने आने लगीं और स्कूल से लौटते बच्चे भी रोज रुककर एक प्लेट जरूर खाते। सावित्री की किराने की दुकान भी अब थोड़ी चलने लगी थी, क्योंकि लोग मैगी खाने आते तो किराने का सामान भी ले जाते। पहली बार सावित्री को लगा कि शायद उसके दिन बदलने वाले हैं। मनोहर का गुस्सा अब हद पार कर गया था। उसकी दुकान पर ग्राहक कम होते जा रहे थे और सावित्री की चर्चा हर तरफ हो रही थी। उसने रात को बैठकर एक नई साजिश रची। उसने शहर में अपने एक जानकार सप्लायर रमेश को फोन किया, जो गांव में मैगी और मसाले सप्लाई करता था। भाई रमेश, अगर सावित्री को माल देना बंद कर दो तो मैं तुम्हें डबल दाम दूंगा। बस उसकी दुकान बंद होनी चाहिए। मेरा कारोबार उसकी वजह से ठप हो रहा है। रमेश पैसों की लालच में आ गया और उसने अगली बार सावित्री को साफ मना कर दिया। बहन जी माफ करना, अब मैं आपको माल नहीं दे सकता। ऊपर से ऑर्डर है, मेरी मजबूरी समझिए। सावित्री हैरान रह गई। बिना मैगी और मसालों की स्टॉल कैसे चलेगा? उसने गांव की दूसरी दुकानों में भी पता किया, लेकिन हर जगह से यही जवाब मिला, माल खत्म है, या फिर कोई बहाना बना दिया जाता। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये मनोहर की ही चाल है। माँ, अब क्या होगा? पिंकी ने डरते हुए पूछा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। बेटा, हिम्मत नहीं हारेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। भगवान कभी किसी ईमानदार का साथ नहीं छोड़ता। लेकिन सावित्री का मन अंदर से कांप रहा था, क्योंकि अगले दिन का सामान भी पूरा नहीं था। उस रात पिंकी चुपचाप अपने कमरे में गई और अपनी छोटी सी मिट्टी की गुल्लक उठा लाई। माँ, ये लो, इसमें मेरी ईद और दिवाली की बचत है, पूरे 200 रुपए। तुम मैगी का सामान ले आओ, मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए। और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, ये पैसे बहुत कम है, लेकिन तेरी ये हिम्मत मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मैं कल खुद शहर जाकर सामान लाऊंगी, जैसे भी हो। अगली सुबह सावित्री बस से शहर के थोक बाजार के लिए निकल गई, बच्चों को पड़ोसन के घर छोड़कर।
बारिश की वजह से बस देर से चली और रास्ते में भीड़ इतनी थी कि स्टैंड पर धक्का मुक्की में किसी ने उसका पर्स काट लिया। जब सावित्री ने बाजार पहुंचकर पर्स खोला तो उसके पास सिर्फ इतने पैसे बचे थे कि वो आधा सामान भी मुश्किल से ले सकती थी। उसका दिल बैठ गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इतने दूर आकर भी मैं कुछ ना ला सकी। अब बच्चों को क्या जवाब दूंगी? बाजार में एक थोक दुकान की मालकिन कमला जी ने सावित्री को परेशान और रोते हुए देखा। बेटी, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? इतनी घबराई हुई क्यों हो? सावित्री ने हिचकियों के साथ अपनी पूरी कहानी कमला जी को सुना दी। महेश की मौत से लेकर मनोहर की साजिश तक, और अपना कटा हुआ पर्स भी दिखाया। कमला जी का दिल पसीज गया। बेटी, मैं भी एक विधवा औरत हूँ और जानती हूँ अकेले इस दुनिया से लड़ना कितना मुश्किल है। तुम जितना सामान ले सकती हो ले लो, बाकी का उधार रख लो। जब कमाओगी तब दे देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। सावित्री की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। भगवान ने उस दिन उसे एक फरिश्ता भेज दिया था। सावित्री पूरा सामान लेकर खुशी खुशी गांव लौटी और स्टॉल फिर से पूरी रफ्तार से चलने लगा। जब गांव वालों को मनोहर की साजिश का पता चला तो उल्टा उनकी हमदर्दी सावित्री के साथ और बढ़ गई। लोग जानबूझकर सावित्री के स्टॉल पर ज्यादा आने लगे और मनोहर की दुकान पर अब और भी सन्नाटा छा गया। ये देखकर मनोहर का खून खौलने लगा। एक हफ्ते में उसका सबसे बड़ा डर सच होता दिख रहा था। मनोहर अब बेचैन हो गया और उसने एक और भी खतरनाक साजिश रची। उसने शहर से एक आदमी को कुछ पैसे देकर बुलाया, जो खुद को सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी बताकर सावित्री के स्टॉल पर पहुंच गया। वो आदमी कागजों का बंडल लहराते हुए चिल्लाने लगा, यहाँ साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, खाने की क्वालिटी भी ठीक नहीं। ये स्टॉल अभी बंद करना होगा, वरना भारी जुर्माना लगेगा और दुकान सील कर दी जाएगी। सावित्री डर के मारे कांप गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन तभी वहाँ खड़े सरपंच जी और कुछ गांव वाले फौरन आगे आए। दिखाइए अपने पहचान पत्र, किस विभाग से आए हैं आप? वो आदमी कागज दिखाने में हिचकिचाने लगा, बगले झांकने लगा और मौका मिलते ही चुपचाप वहाँ से भाग खड़ा हुआ। गांव वालों को तुरंत समझ आ गया कि ये मनोहर की ही एक और नीच चाल थी और इस बार लोगों का गुस्सा मनोहर के खिलाफ खुलकर सामने आ गया। दिन भर बारिश में स्टॉल के पास खेलते खेलते उसे ठंड लग गई और रात होते होते उसे तेज बुखार चढ़ गया। यही वो रात थी जब कहानी की शुरुआत में बहन जी, दवाई तो मैं अभी दे देता हूँ, लेकिन अगर आज रात बुखार ना उतरा तो कल सुबह ही शहर के बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा और वहाँ भर्ती करने के लिए कम से कम 5,000 रुपए जमा कराने होंगे। सावित्री रात भर मुन्ना के सिर पर पानी की पट्टियां रखती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही। बार बार उसकी सांसें गिनती रही। पिंकी भी माँ के पास बैठी मुन्ना का हाथ पकड़कर रो रही थी। माँ, मुन्ना ठीक हो जाएगा ना? हाँ बेटा, ठीक हो जाएगा। भगवान इतना बेरहम नहीं है। सुबह होते होते बुखार थोड़ा कम तो हुआ, लेकिन डॉक्टर ने फिर भी सावित्री को शहर के बड़े अस्पताल ले जाने की सख्त सलाह दी, ये कहकर कि बच्चे को निमोनिया होने का खतरा है। सावित्री के सामने एक भयानक सवाल खड़ा था। दुकान बंद करके बेटे के लिए पैसे जुटाए या दुकान चलाकर रोज की कमाई से धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करे। लेकिन समय हाथ में नहीं था, हर घंटा कीमती था। ठीक उसी समय गांव में खबर फैल गई कि सावित्री के बेटे की हालत गंभीर है और उसे शहर ले जाना जरूरी है। वो सारे लोग जो हफ्तों से सावित्री की मैगी खा रहे थे, जिन्हें उसने कभी भूखे पेट नहीं लौटाया, जिनके लिए वो बारिश में भीग कर भी मुस्कुराते हुए खाना बनाती रही, वो सब एक एक करके सावित्री के दरवाजे पर आने लगे। सरपंच जी ने सबसे पहले अपनी जेब से 1,000 रुपए निकाले। कमला जी ने भी शहर से फोन करके किसी रिश्तेदार के हाथ पैसे भिजवाए। वो ट्रक ड्राइवर जिसने सबसे पहले सावित्री की मैगी खाई थी, उस दिन गांव से गुजर रहा था। उसने भी अपनी जेब से पैसे निकाल दिए और कहा, बहन जी, आपने मुझे ठंड में अपनेपन से खाना खिलाया था, आज मेरी बारी है। थोड़ी ही देर में गांव वालों ने मिलकर पूरे 5,000 रुपए जोड़ दिए। सावित्री ये देखकर रो पड़ी। अब सब लोग मेरे लिए इतना
मैं ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी? सावित्री बेटी, तुमने हमें भूखे पेट कभी नहीं रहने दिया। अब हम तुम्हें मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकते। यही तो असली रिश्ता है, यही तो इंसानियत है। मुन्ना को फौरन शहर के अस्पताल ले जाया गया, जहां सही इलाज मिलने से वो 2 दिन में पूरी तरह ठीक हो गया। जब सावित्री उसे लेकर वापस गांव लौटी तो पूरे मोहल्ले ने उसका इस तरह स्वागत किया जैसे कोई जंग जीत कर लौटी हो। ये सब देखकर मनोहर के मन में पहली बार सच में शर्म का एहसास हुआ। अपने ही गांव वालों को सावित्री के साथ इतनी मजबूती से खड़ा देखकर उसने सोचा, मैं इस औरत को बर्बाद करना चाहता था और पूरा गांव इसके साथ खड़ा हो गया। मेरी जलन ने मुझे कितना छोटा बना दिया। मैं तो उस इंसानियत से भी गिर गया जो मेरे बाप दादा ने मुझे सिखाई थी। उसी शाम मनोहर खुद सावित्री के घर गया, हाथ में एक टोकरी फल लिए, सिर झुकाए हुए। सावित्री बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा सामान रुकवाया, तुम्हारे खिलाफ झूठी शिकायत भिजवाई। मैंने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। मुझे अपनी हार का डर था, इसलिए मैं इतना नीचे गिर गया, अपने ही दोस्त के परिवार के साथ। सावित्री ने एक पल रुककर गहरी सांस लेकर कहा, मनोहर भाई, गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे मानने और माफी मांगने की हिम्मत बड़े दिल की निशानी है। चलिए अब पुरानी बातें भूल जाते हैं। मुन्ना भी ठीक हो गया है, अब नई शुरुआत करते हैं। सावित्री बहन, तुम्हारे हाथ में स्वाद है और बरकत है, और मेरे पास बड़ी दुकान चलाने का तजुर्बा और पैसा है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर इस छोटे स्टॉल को एक बड़े ढाबे में बदल सकते हैं। मैं अपनी दुकान के सामने वाली खाली जमीन दे दूंगा बिना किराए के, और सारा खर्चा भी आधा आधा बांट लेंगे। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने महेश की डायरी की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, देखो महेश, तुमने मुझे ये दिन दिखा ही दिया। तुम्हारा सपना पूरा हो रहा है। कुछ ही हफ्तों में बाजार का नजारा पूरी तरह बदल गया। मनोहर की दुकान के सामने एक बड़ा और सुंदर पक्का स्टॉल खड़ा हो गया, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, महेश सावित्री मैगी पॉइंट। मनोहर हिसाब किताब, सामान का इंतजाम और ग्राहकों को संभालने का काम देखता, और सावित्री अपने हाथ के जादू से चटपटी मैगी बनाती। पिंकी स्कूल से आकर शाम को छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाती, टोकन काटने में माँ की मदद करती, और मुन्ना दुकान के बाहर खेलते खेलते सबकी आंखों का तारा बन गया था। दोनों बच्चों के चेहरों पर अब वो डर नहीं था जो कुछ महीने पहले हुआ करता था। महीने बीतते गए और महेश सावित्री मैगी पॉइंट की चर्चा आसपास के कई गांवों में फैल गई। शहर से गुजरने वाली बसें भी अब वहां रुकने लगी और यात्री खास तौर पर सावित्री की मैगी खाने के लिए उतरते। मनोहर ने अपनी कमाई का एक हिस्सा लगाकर स्टॉल में एक छोटी सी छत भी डाल दी, ताकि बारिश में भी ग्राहकों को परेशानी न हो। सावित्री ने अपनी कुछ कमाई बचाकर पिंकी की स्कूल फीस 3 महीने पहले ही जमा कर दी और मुन्ना के लिए नए कपड़े भी खरीदे। एक दिन कमला जी भी शहर से गांव आई, तो सावित्री ने उनका उधार पूरा चुकाते हुए, बेटी, ये पैसे नहीं, ये तुम्हारी मेहनत का सम्मान है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने सही जगह मदद की। एक शाम जब बारिश हो रही थी और स्टॉल पर भारी भीड़ लगी थी, सरपंच जी मैगी खाने आए और बोले, सावित्री बेटी, तुमने साबित कर दिया कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे सामने कोई भी रुकावट खड़ी हो जाए। सरपंच जी, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, ये मेरे पति के सपने का नतीजा है, मेरी बेटी की हिम्मत का नतीजा है, कमला जी की दयालुता का नतीजा है और इस पूरे गांव के प्यार का नतीजा है। अकेले मैं कुछ नहीं कर पाती। पास खड़ा मनोहर भी ये सुनकर मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर अब पहले वाला घमंड नहीं था, बल्कि एक सच्चे साथी की संतुष्टि थी। महेश, तुमने जो सपना देखा था आज पूरा हो गया और हमारे बच्चे अब कभी भूखे पेट नहीं सोएंगे। तुम्हारा नाम भी हमेशा इस स्टॉल के साथ जुड़ा रहेगा। एक छोटी सी दुकान जो कभी सन्नाटे और मायूसी में डूबी थी, आज पूरे गांव के लिए उम्मीद, मेहनत और इंसानियत की मिसाल बन चुकी थी।